हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बांग्लादेश में हो रहे राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जहां नौकरी आरक्षण प्रणाली पर प्रदर्शन ने व्यापक अशांति को उत्पन्न किया और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश एक ऐतिहासिक समृद्धि और आर्थिक संभावनाओं से भरपूर दक्षिण एशियाई देश है, जो अर्थव्यवस्था के विकास के दौरान सामाजिक बदलाव और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल की अशांति का मुख्य कारक सरकारी नौकरी आरक्षण प्रणाली था, जिसमें सरकारी नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा विशेष जातियों के लिए आरक्षित था, जिसमें स्टूडेंट्स और युवा अधिकारी निष्कासन से बाहर आए किया कि यह नौकरियों के अवसरों की सीमित हो जाती है। जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही बढ़ते तनाव के कारण तनावग्रस्त हुआ। सरकार की कठोर प्रतिक्रिया, सुरक्षा बलों के द्वारा भारी उत्तरदायित्व तकनीकों द्वारा, जैसे कि टीयर गैस और रबर बुलेट्स, सरकार के इस कदम ने स्थिति को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, आओ बांग्लादेश का थोड़ा इतिहास भी देखते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में उभरा। यद्यपि यह पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन दोनों हिस्सों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक मतभेद गहरे थे। 1952 में बंगाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग करते हुए कई छात्रों ने अपना बलिदान दिया। यह आंदोलन बांग्लादेश की स्वतंत्रता की नींव बना। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री बने। 1949 में उन्होंने अवामी मुस्लिम लीग का गठन किया, जो बाद में आवामी लीग के नाम से जाना गया। इस पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आवामी लीग ने 1970 के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सत्ता हस्तांतरण में देरी की। 7 मार्च 1971 को मुजीब ने ढाका के रेसकोर्स मैदान, वर्तमान में सुहरवर्दी उद्यान, में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई और मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुजीब ने लंदन और दिल्ली में निर्वासित सरकार का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के बाद 1972 में शेख मुजीब बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने और देश के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने बांग्लादेश की राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित किया। शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी शेख हसीना 28 सितंबर 1947 को जन्मी। 1975 में उनके पिता और परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या के बाद हसीना ने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला। 1981 में शेख हसीना ने अवामी लीग की अध्यक्षता संभाली और बांग्लादेश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1996 में वे पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और इसके बाद 2009 से लगातार इस पद पर बनी हुई हैं। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सब कुछ सही हो जाता अगर हसीना जी ये एक गलती ना करती और आज उन्हें अपना ही देश छोड़कर जाना नहीं पड़ता। कोटा सिस्टम के खिलाफ हाल के वर्षों में स्टूडेंट्स और युवाओं के बीच असंतोष बढ़ा है। उनकी मांग है कि इस सिस्टम को संशोधित किया जाए, क्योंकि वे इसे योग्यता के खिलाफ मानते हैं। 2018 के प्रोटेस्ट के बाद, जहां छात्रों ने विवादास्पद नौकरी कोटा सिस्टम को समाप्त करने की मांग की, स्थिति जटिल और विकसित होती रही। शुरुआत में प्रोटेस्ट सफल रहे, जिससे सरकार ने सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस सिस्टम ने स्वतंत्रता सेनानियों,
महिलाओं और अल्पसंख्यकों के बच्चों सहित कुछ समूहों के लिए 50% से अधिक सरकारी नौकरियों को आरक्षित किया था, जो छात्रों ने तर्क दिया कि अनुचित था और योग्यता के अलावा अन्य मानदंडों पर आधारित था। जून 2024 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम को रीइंस्टेट कर दिया, जिससे छात्रों में नए सिरे से आक्रोश फैल गया। उन्होंने फिर से विरोध करना शुरू कर दिया, यह तर्क देते हुए कि प्रणाली भेदभावपूर्ण थी और योग्यता के आधार पर समान अवसरों में बाधा डालती थी। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यापक अशांति फैल गई, जिसमें विश्वविद्यालयों को बंद करना और स्थिति का प्रबंधन करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित कर दिया, जिससे छात्रों और सरकार के बीच तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। समुदाय के खिलाफ हिंसा और हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हिंदुओं की आबादी लगभग 8% होने के बावजूद उन्हें बार बार हमलों का सामना करना पड़ा है, खासकर राजनीतिक उथल-पुथल और सांप्रदायिक तनाव के बाद। 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से देश भर में हिंदुओं पर 200 से अधिक हमले हुए हैं, जिनमें अक्सर तोड़फोड़, आगजनी और शारीरिक हमले शामिल हैं। ये घटनाएं हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं, जिसे वर्षों से डॉक्यूमेंटेड किया गया है। उदाहरण के लिए 2013 और 2021 के बीच हिंदुओं पर 3679 हमले हुए, जिनमें घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों को नष्ट करना शामिल था। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अक्सर राजनीतिक अस्थिरता की अवधि के दौरान या धार्मिक तनाव को भड़काने वाली अफवाहों के बाद भड़कती है, जैसे कि 2021 में कुरान की बेअदबी, जिसके कारण व्यापक हमले हुए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने माइनॉरिटीज की रक्षा करने और विक्टिम्स के लिए न्याय सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए बांग्लादेश सरकार की आलोचना की है। हालांकि इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन जारी हिंसा से पता चलता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की रक्षा के लिए और अधिक किए जाने की आवश्यकता है। मोहम्मद यूनुस को सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। यूनुस एक सामाजिक उद्यमी जिन्होंने 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। यूनुस को गरीबों के बैंकर के रूप में जाना जाता है। हसीना और यूनुस ने कई अवसरों पर एक दूसरे की आलोचना की और बैंकर को वर्षों से कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा, जो उनके समर्थकों का कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें निशाना बनाया है। यूनुस से स्टूडेंट्स द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व करने का अनुरोध किया गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शेख हसीना की कौन सी गलती के कारण आज उनकी और बांग्लादेश की ये स्थिति है? आपके विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।